Hi guys, today I've come up with a video on incorporation of company and other matters. इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 3 to सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो सेक्शन 3 डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. हर एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 एंड ओपीसी में एटलीस्ट 1 person should be a member. Okay, a company may be formed for lawful purpose by subscribing their names to the memorandum. हर एक कंपनी एक lawful purpose के लिए बननी चाहिए. Then memorandum of OPC shall indicate the name of other person with his prior written consent in INC 3 who shall, in the event of the subscriber's death or his incapacity to contract, become the member of the company. सो बेसिकली हर एक ओपीसी के मेमोरेंडम में एक दूसरे बंदे का नाम भी होना चाहिए, उसकी ऑब्वियसली कंसेंट के साथ, कि अगर सपोज जो सब्सक्राइबर है, इनिशियल सब्सक्राइबर, उसकी डेथ हो जाती है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता किसी रीजंस की वजह से, तो जो अदर नॉमिनेटेड पर्सन है वो मेंबर बन जाएगा. एंड जो नॉमिनेटेड पर्सन है उसका एक रिटन कंसेंट INC 3 में जाएगा जो हम ROC को देंगे. ड्यूटी ऑफ द member of one person company to intimate the change, if any, in the name of the other person nominated by him. Okay, and अगर कोई नॉमिनेट पर्सन के नाम में फ्यूचर में चेंज आता है या तो कोई और बंदा नॉमिनेट हो जाता है उसके अगेन, तो फिर हम वो चेंज भी हम ROC को बताएंगे. एंड कोई भी अगर ये चेंज होता है तो दैट डज नॉट मीन कि OPC का मेमोरेंडम ऑल्टर हो गया. Okay, a company may be formed either by a company limited by shares or company limited by guarantee or an unlimited company. Now coming to section 3A, members severally liable in certain cases. Okay, if at any time the number of members of a company is reduced, in case of public company below 7, in case of private company below 2, and the company carries on the business for more than 6 months while the number of member is so reduced, then every person who is a member of the company during that time, that is, so carries the business after those 6 months and is cognizant of the facts that is carrying the business with less than 7 or 2 members, then they shall be severally liable for payment of whole debts of the company contracted during that time. So putting these इन सिंपल फॉर्म, वो बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर पब्लिक कंपनी है और उसके 7 मेंबर्स कम हो जाते हैं और प्राइवेट कंपनी है 2 मेंबर्स से कम हो जाते हैं एंड 6 मंथ्स तक तो ये अलाउड है. अगर 6 मंथ से ज़्यादा ये सिचुएशन चलती रही तो, और उनको पता है कि ये सिचुएशन चल रही है, एंड अगर तो फिर वो लोग पर्सनली लाइबल होंगे डेथ्स के लिए जो उन्होंने किए हैं, अगर कोई डेथ्स वो इंकर करते हैं. नाउ कमिंग टू सेक्शन 4, दैट इज़ मेमोरेंडम. सो बेसिकली मेमोरेंडम क्या होता है? एक कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, जिसमें हमें कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है, क्या उसका ऑब्जेक्ट है, वो हमें पता लगता है. सो सबसेक्शन 56 of Companies Act defines memorandum, which means memorandum of association of the company as framed and altered from time to time in in pursuance to any previous law. So as I told you, एक constitutional document होता है, then it is also known as a legal document prepared at the time of formation of the company, and it defines the relationship with shareholders and specifies the object for which it is formed. Okay, now अब मेमोरेंडम में क्या बेसिकली बताता है? फर्स्ट कि कंपनी का नाम क्या है. सी अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसका एंडिंग हमेशा लिमिटेड से होगा, बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो प्राइवेट लिमिटेड हमेशा नाम के आगे लगाएगा. एंड ये जो क्राइटेरिया है ये सेक्शन 8 कंपनी दैट इज़ NGOs के लिए एप्लीकेबल नहीं है. देन किस स्टेट में ये कंपनी जो है वो सिचुएटेड है, किस ऑब्जेक्ट है कंपनी का, एंड मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, जैसे अनलिमिटेड है या लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, एंड कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है. नाउ लाइबिलिटी क्लॉज. So company limited by shares means the liability of the members is limited to the amount unpaid if any on shares held by them. So जितना shares उनने सब्सक्राइब किया और कुछ उनका अनपेड है तो उतनी उनकी liability रहेगी. Now company limited by guarantee, the amount of which each member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member, for the payment of debts and liabilities of the company or such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member. Okay, so थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है,
बट पुटिंग इट इन ईजी टर्म्स. सो कंपनी लिमिटेड माई गारंटी मतलब कि मैंने एट द टाइम जब मैं मेंबर बन रही हूँ मैंने बोला कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करूँगी अगर ये जो है कंपनी ये वो वाइंड अप में चली गई, या तो जब मैं मेंबर छोड़ चुका हूँ लाइक सीज हो चुका है उसके विद इन 1 ईयर अगर मैं डेथ्स के लिए लायबल हूँ ऑन माई अनपेड अमाउंट, तो फिर मैं वो कंट्रीब्यूट करूँगा जब ये वाइंडिंग अप में बेसिकली चली गई. सो to the assets of the company and then to the cost, charges and expenses of the winding up for adjustments of rights and of the contributories among them. Okay. नेक्स्ट कम्स द सब्सक्रिप्शन क्लॉज. तो बेसिकली वो क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ऑथराइज शेयर कैपिटल होगा कंपनी का कितना है एंड करेंटली पेड अप कितना है. ओके एंड किस पेड अप जो होगा तो वो कितने शेयर्स किस में डिवाइडेड हैं, लाइक फेस वैल्यू क्या है एंड द नंबर ऑफ शेयर्स वो सब लिखा होगा. And then the division of thereof into shares of fixed amount, number of shares with the subscriber to the memorandum agrees to subscribe which shall not be less than 1 share. ये subscribers जो हैं उन्होंने कितना कितना शेयर सब्सक्राइब किया है. The name of the share of each subscriber, number of shares each subscriber to memorandum intends to take indicated opposite his name. Okay, in case of OPC, memorandum covers the name of the person who in the event of subscriber's death shall become the member of OPC. So this point we already have gone through in the previous slide. Next comes the name clause. अभी कंपनी का नाम बहुत ही यूनिक होना चाहिए, which should not be similar. So उसके related provisions हैं. Okay, the name of the company shall not be identical with or resemble too nearly to the name of an existing company registered under this act or any other previous law. So basically कोई एकदम डिट्टो सेम भी नहीं होना चाहिए या ज़्यादा बहुत क्लोजली किसी एग्जिस्टिंग नेम को रिजेंबल भी नहीं करना चाहिए. Then be such that its use by the company will constitute an offence under any law for the time being in force or is undesirable in the opinion of central government. So basically गवर्नमेंट के ओपिनियन के हिसाब से undesirable नहीं होना चाहिए या तो एक offensive नाम नहीं होना चाहिए. A company shall not be registered with a name which contains any word or expression which is likely to give an impression that company in any way connected with or having the patronage of central government, state government, local authority, body constituted by central government, state government. सो ऐसा वो बेसिकली क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो इन अ वे लगे कि ये जो कंपनी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है उससे बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, जबकि आइडली वो हो ही ना. ओके, और एनी वर्ड्स और एक्सप्रेशन अनलेस हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लिया हो. ओके, नाउ अ पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम set out in the application as the name of the proposed company or the name to which the company proposes to change its name. Basically incorporation के टाइम तुम नेम रिजर्व करवा सकते हो एंड अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है और उसको अपना नाम चेंज करना है तो फिर तुम एप्लीकेशन दे सकते हो रजिस्ट्रार को. So name reservation. Upon receipt of an application, registrar may on the basis of information and documents furnished along with the application reserve the name for a period of 20 days from the date of approval or such other period as may prescribe. So basically जब एक application हम registrar को देंगे तो registrar जो है 20 days के लिए name आपका reserve करके रखेगा. In case the application for reservation of name or change of name by an existing company, तो अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको अपना नाम चेंज कराना है, मतलब नॉट अ न्यू कंपनी, तो रजिस्ट्रार में रिजर्व द नेम फॉर 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल. Where after reservation of name it is found that the name was applied by furnishing wrong or incorrect documents, then if the company has not been incorporated, then the reserved name shall be cancelled and the person making the application shall be liable to be a penalty. अगर आपने एक fraudulent purpose intention से नाम रिजर्व करवाया है और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तब तक, तो फिर रिजर्व नेम जो है वो तो आपका कैंसिल होगा एंड जिसने एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगी 1 लाख रुपीज़ की. Okay, if the company has been incorporated, the registrar may, after giving the company an opportunity of being heard, either direct the company to change its name within 3 months after passing an ordinary resolution, take action for striking off the name of the company, or make a petition for winding up. So basically क्या कह रहा है कि अगर कंपनी वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो रजिस्ट्रार तुम्हें 3 ऑप्शन देगा. क्या ऑप्शन होंगे कि डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम, कि भाई तुम अपना नाम चेंज कर लो, 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लो, या तो
कि आर ओ रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार स्ट्राइक ऑफ के लिए डाल देगा, उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा, या तो कंपनी को बोलेगा कि तुम एक वाइंडिंग अप पिटिशन डाल दो अभी से। नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है कि मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म टेबल स्पेसिफाइड इन टेबल ए बी सी डी एंड ई एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। सो टेबल ए क्या कहता है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, टेबल बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली मेमोरेंडम जो है इस फॉर्मेट में हमें कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी गिवन है, बस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी एंड हमें अपना फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट कमिंग टू सेक्शन 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो सेक्शन 2(5) क्या कहता है कि आर्टिकल्स मीन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज रिटनली फ्रेम्ड एंड ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो बेसिकली ये क्या होता है, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को गवर्न करता है, बायलॉज होते हैं एंड ये इट्स बेसिकली सबॉर्डिनेट टू द मेमोरेंडम। ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ कंपनी शैल कंटेन रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। द आर्टिकल्स शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स टेबल एफ जी एच आई जे इन शेड्यूल 1। तो ये मैंने गिवन है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी। A company may adopt all or any of the regulations contained in the model articles applicable to the company. So articles में basically internal bylaws होते हैं, मतलब कुछ भी उनको अपने हिसाब से कंपनी कैसे चलानी है वो अपने clauses डाल देते हैं। So section 5 talks about entrenchment. So this is a very important provision and मैंने बहुत easy way में समझाने की कोशिश की है इसमें। तो articles may contain a provision for entrenchment to the effect that specific provisions of the articles may be altered if the condition of procedures as that are more restrictive than those applicable in case of special resolution are met or complied with. So basically entrenchment provision क्या होता है कि हम एक ऐसा clause डाल देते हैं articles में जो एक normal provision या regulation को stricter बना देता है, तो उसको कंप्लाई तो करता है बट एक स्ट्रिक्ट फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली जो बात आसानी से ऑल्टर की जा सकती है एसआर पास करके, दैट इज 75% शेयर होल्डिंग से, उस क्लॉज के ऊपर और स्ट्रिक्ट बना देना ऑल्टर करके। सो दिस आई विल टेल यू विद एन एग्जांपल। अगर एक कंपनी है जिसमें मेजॉरिटी स्टेक है 80% XYZ का एंड PQR का 20% स्टेक है, एंड अगर बोला है कि आर्टिकल्स में एक एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न है कि 90% वोटिंग के साथ ही अगर कंपनी को फंड्स बोरो करने हैं तो फिर 90% वोटिंग के साथ ही वो लोग अप्रूव माना जाएगा। तो इन दैट केस तो XYZ तो के पास 80% है, उनने अप्रूव कर दिया, बट PQR के 10% वोटिंग की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो उस वे में 90% मतलब बेसिकली माइनॉरिटी स्टेक को भी इम्पोर्टेंस देता है टू मेक इट स्ट्रिक्टर। The provisions for entrenchment referred above shall only be made either. So when will the provision of entrenchment be made? At the time of formation of a company or by an amendment in the articles agreed to by the members in case of private company. So basically या तो आर्टिकल्स को बाद में तुम जाके अमेंड करो कि हमें entrenchment provision डालना और अपना क्लॉज स्ट्रिक्ट बनाने हैं, या तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के टाइम एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। Now, when the articles contain provision for entrenchment, whether made on formation or by amendment, the company shall give notice to the registrar. तो जब भी तुमने आर्टिकल्स अमेंड करो या entrenchment provision डालो फॉर्मेशन के टाइम पे भी, तो हमें रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो वो कैसे करेंगे? इट इज़ रिटन इन कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 that states कि when the articles contain the provisions for entrenchment, company shall give notice to the registrar of such provisions in Spice Plus as the case may be, along with the fees provided in company registration office and fees rules at the time of incorporation of the company. तो बेसिकली अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, ये पब्लिक प्राइवेट के लिए दोनों है, ओके। अगर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसको स्पाइस प्लस जो हम फॉर्म डालते हैं INC 32 उसमें ही बताना है कि हमने ये एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न ये हमने अपने आर्टिकल्स में डाला है। एंड इन केस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको जब भी तुम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज करोगे तो MGT 14 जो है फाइल करना पड़ेगा। सेक्शन 6 एक्ट टू हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। सो इट स्टेट्स दैट कि कंपनीज एक्ट का जो है दैट विल बी ऑन अ हायर प्रायोरिटी दैन वॉट इज रिटन इन योर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. So the provision of this act shall have
effect, notwithstanding anything contained to the contrary contained in the memorandum or articles of the company, or in any agreement executed by it, or any resolution passed by the company in general meeting or board meeting, whether the same be registered, executed or passed as the case may be. So वही कह रहा है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को तुम अंडर एस्टिमेट करके या इग्नोर करके मेमोरेंडम आर्टिकल्स में ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल सकते हो. यू हैव टू कंप्लाई विद द बेसिक प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रेगुलेशंस. Okay. Any provision contained in the memorandum, articles, agreement, resolution, to the extent to which it is repugnant to the provisions of this act shall be void as the case may be. So basically अगर तुमने कुछ भी ऐसा डिफरेंट डाला है विच इज़ नॉट इन in connect with the or in compliance with the provisions of the act, तो वो जो तुमने डाला है वो void माना जाएगा. Okay, so what are the difference between MOA and AOA? So both are charter documents of the company. So MOA contain essential details about the company, while AOA includes the rules and regulations designed by the company. As I told you, these are internal bylaws. MOA works as the constitution on which the company is built, and AOA takes the shape of bylaws that helps in functioning the company. And both require registration with the registrar of companies before the company is registered. So I hope you find the video very helpful. Thank you so much.